हमारे साथ इस वक्त इस बातचीत में शामिल हो रहे हैं डिप्लोमा, खास तौर से कर्नल तेज टिक्कू साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और मेरे साथ रॉबिन सचदेव साहब हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, शकील अंसारी साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, और हमने अपने साथ अंबिकानंद साय जी को भी जोड़ा है, सीनियर सहाफी हैं। उनसे हम बात करेंगे। मैं सबसे पहले डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल तेज टिक्कू साहब के तरफ जाना चाहूंगा। यही सबसे अहम सवाल उठ रहा है। हमने बहुत से इसके अलग अलग जो पेच हैं, जो अलग अलग इसके पहलू हैं, उन पर बात की है और कर रहे हैं, लेकिन हम सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं कर्नल साहब, तो हमारे यहां जो मकामी दहशतगर्द जो मिलिटेंट्स हैं जम्मू कश्मीर में, उनको हलाक किए जाने या पकड़ने में हम पूरी तरह से कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं एक दो पॉइंट बताना चाहता हूं। पहले तो ये 2019 की सबसे बड़ी घटना नहीं है। ये पिछले 30 साल से, जब से 89-90 में कश्मीर में इंसर्जेंसी शुरू हुई, उस पूरे 30 साल में ये सबसे बड़ा एक इंसिडेंट है। और एक इंसिडेंट में इतने सारे जवान शहीद होना, ये भी एक माइलस्टोन है, क्योंकि इतना एक इंसिडेंट में कभी इतने सारे हमारे जवान हमने खोए नहीं थे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जैश ए मोहम्मद कश्मीर की इंडिजिनस मूवमेंट नहीं है, ये अजहर मसूद की है और पाकिस्तान में इसका हेडक्वार्टर है, और यहाँ पर ट्रेनिंग लेकर वो लोग आ जाते हैं। हिजबुल मुजाहिदीन लोकल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ। अब यहाँ पर आपने ये बात करी कि हम था आदिल, ये आदिल, ये मकामी, हाँ, ये आदिल मकामी था। और देखिए क्या हुआ इसमें, मुझे लगता है कि टैक्टिकली जैश ए मोहम्मद ने और ISI ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जो इस घटना से हमारे सामने आया। वो ये है कि 2004 के बाद आप देख लीजिए, पहली बार IED का इस प्रकार से इस्तेमाल किया गया जी। क्योंकि IED वॉरफेयर और नॉर्मल जो एनकाउंटर बेस्ड वॉरफेयर है वो बिल्कुल अलग अलग है। एनकाउंटर बेस्ड वॉरफेयर में आप एक टारगेटेड जगह पर सिर्फ डायरेक्ट फायरिंग वेपन से हमला करते हैं, या आपस में मुठभेड़ हो जाती है, जिससे लिमिटेड कैजुअलिटीज होती है। इसीलिए हमेशा आपने देखा होगा ये 2 जवान 4 मिलिटेंट या 4 मिलिटेंट 1 जवान, ऐसे करके आपको कैजुअलिटी मिलती है। लेकिन IED वॉरफेयर में बिल्कुल अलग है। IED वॉरफेयर की जद में जो IED की जद में जो आएगा, तो वो बहुत जबरदस्त नुकसान कर लेता है। क्योंकि अगर आपने, जैसे ये गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था और न्यूज रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इसमें 100 kg एक्सप्लोसिव लगाया गया था, तो आपने वो बस भी शायद इस कैमरा में भी दिखा रहे थे आप, उसका कुछ भी नहीं बचा है। तो इससे जो है कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हो जाती है। और अगर आप सुसाइड बॉम्बर का इस्तेमाल करेंगे, जो इसमें हुआ था, तो आप कम से कम नुकसान, आतंकवादी ये सोचता है कि कम से कम नुकसान उठाकर हम ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटी सिक्योरिटी फोर्सेस पर कैसे कर सकते हैं। तो लेकिन IED का इस्तेमाल जो है, इसके कई और पहलू भी है। वो ये है कि IED नहीं देखता कि किसने यूनिफॉर्म पहनी है, किसने नहीं यूनिफॉर्म पहनी है। तो इस वजह से सिविलियनों का नुकसान होना भी, अगर ये आगे बढ़ाएंगे ये IED वॉरफेयर, तो सिविलियनों का काफी नुकसान इसमें हो सकता है। पहली बात ये। दूसरी बात ये है, नेशनल हाईवे के ऊपर इसका इस्तेमाल होना आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नेशनल हाईवे जो है पूरा जम्मू कश्मीर वैली के अंदर जो भी मैन मटेरियल, सिविल ट्रैफिक, प्रोविजनिंग, ये सब इसी नेशनल हाईवे से होता है। और ये इलाका जो है कश्मीर से 29-30 किलोमीटर में है। अगर यहाँ ये कार्रवाई आगे और बढ़ी, तो मैं मानता हूं कि कश्मीर में जो है इंसर्जेंसी एक दूसरे ही दौर में चली जाएगी। लेकिन सर, यहाँ सवाल ये भी है कि 200-250 दहशतगर्दों को, मिलिटेंट्स को मारने के बाद, अभी पिछले दिनों लगातार ऑल आउट चलते रहे 1-2, उसके बाद भी ये मुसीबत बनी हुई है। क्या फिर से रणनीति, हिकमत अमली बदलने की जरूरत है? कहां चूक हो रही है? कैसे समस्या को देखा जाना चाहिए? बिल्कुल रणनीति बदलने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, हम तो एंड में हम सिर्फ उनके साथ मुठभेड़ हो जाती है जो एंड प्रोडक्ट है इस पूरी मशीनरी का। तो वो रिक्रूट हो जाता है, उसकी ट्रेनिंग हो जाती है, उसका रेडिकलाइजेशन हो जाता है, वो क्रॉस करता है, ट्रेनिंग लेकर आ जाता है, या लोकल है। तो
इसमें जितनी सारी बातें हमने बताई, जब तक उन पे भी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो तब तक ये चलता रहेगा सिलसिला। कश्मीर वैली में पिछले 30 साल में इतनी जबरदस्त रेडिकलाइजेशन हुई है। आप इसका भी वीडियो देख रहे थे आदिल का, वो क्या कह रहा है मरने से पहले। तो आपको हर लेवल पर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सिर्फ मिल्टन के साथ नहीं। जब वो गोली चलाता है, आपको उसके दिमाग के अंदर जाकर आपको क्या क्या करना पड़ेगा उसकी रेडिकलाइजेशन बंद करने के लिए। उसका ओवरग्राउंड सपोर्ट सिस्टम कितना है। आफ्टर ऑल देखिए, उसने गाड़ी ली, गाड़ी में 100 केजी एक्सप्लोसिव भरना, तो ये तो आप में ही एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग है, बहुत बड़ी, क्योंकि आप आईडी नहीं रखते हो तो खुद ही उठ जाएगा। तो आपको आपकी ट्रेनिंग इतनी उम्दा दर्जे की होनी चाहिए कि आप उस आईडी को इस प्रकार से रखेंगे कि वो करेक्ट टाइम में उठ जाए। मैं आ रहा हूं आपके पास। स्वदेश सिंह जी, सियासत तुरंत शुरू हो गई। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सीधा इल्जाम लगाया, ये मोदी हुकूमत के दौर का 17वां हमला है और कोई बहुत बड़ा, जो कल तक वजीर आजम कह रहे थे कि ऐतिहासिक दौर है, याद रखे जाने वाला दौर है, पहले के जो दौर रहे उनसे अलग रहा है। लेकिन इस मामले में कांग्रेस लगातार बाकी सियासी जमातें आप पर सवाल उठा रही हैं। सबसे पहले जो जवान सीआरपीएफ जवान हमारे शहीद हुए, मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार के प्रति संवेदना भी अर्पित करता हूं। जहां तक सियासत की बात है, तो इस समय सारा देश एक साथ खड़ा हुआ है, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। आंखें दिखाएंगे, 56 इंच है, घर में घुस के मारेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक का बिल्कुल देखिए, बहुत बड़े पैमाने पर उसका प्रचार हुआ। बिल्कुल क्या कहते हैं, अगर आप इसकी बात करेंगे, तो अगर शब्दों की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री ने देर नहीं की है। आप उनके ट्वीट्स पे जाके देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो बलिदान है व्यर्थ नहीं जाएगा। और जब उन्होंने पीछे भी ये बात कही थी, तो आपको पता था कि देश ने क्या किया था, देश की सेना ने क्या किया था, उसके मारा पार्लियामेंट में अटैक, दूसरी बात क्यों नहीं हम अपनी सरकार से जवाब मांगे? क्यों नहीं हम अपनी सरकार से जवाब मांगे? बिल्कुल आप मांगिए, यही कर रहे हैं आप, और बाकी लोग भी करना चाहिए। लेकिन अभी आज ही की तारीख पे ये घटना हुई और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो सारी सिचुएशन का स्टॉक ले रहे हैं और उन्होंने कहा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और पीछे भी उन्होंने जब कहा था तो उसका मतलब हमने देखा था कि क्या हुआ था। दूसरी बात जो आपने कहा कि ये इसमें देखने वाली बात जो है कि ये जो युवा था, ये क्या कहते हैं आतंकवादी था, ये कश्मीर का ही है। इसकी वजह यह रही कि जो पाकिस्तान सीमा पार से जो इन्फिल्ट्रेशन थी, वो जो हमारी सेना है उसे उसने पूरी तरीके से रोक दिया है। तो जो दहशतगर्द है, चाहे जैश ए मोहम्मद है या जो दूसरे आतंकी संगठन है, वो उन्होंने हमारे देश के युवाओं को ही, कश्मीर के युवाओं को ही बरगलाने की कोशिश की है। और जाहिर सी बात है, इतना बड़ा कश्मीर है, उसमें से 2-4 युवा उसमें जरूर उनको ऐसे मिल जाते हैं जो वो बरगला जाते हैं, चाहे धर्म के नाम पे ऐसा हो जाते हैं। हमने वीडियो में देखा कि किस तरह की बातें कहने के बाद ये अटैक हुआ, जैसा कि जैश ए मोहम्मद क्लेम कर रहा है कि यही युवा था। तो इस तरह की जो दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की गई, उसे सीमा पार से उसको रोकने में सरकार ने पूरी तरीके से कामयाबी हासिल की। लेकिन उसके बावजूद अगर हमारी धरती से ही, क्योंकि जो पिछली घटना हुई उसमें भी हमने देखा कि कश्मीर का ही आतंकवादी निकला जो यूथ था, और अभी की घटना में भी, तो एक तरफ जहां तक सीमा पार से जो दहशतगर्दी थी उसको रोकने में सरकार, इन्फिल्ट्रेशन रोकने में सरकार सफल हुई। नहीं, 2016 तो ये बता रहे हैं कि अब्दुल राशिद गाजी ये भारत आ चुका है, ये अफगान में लड़ चुका है और ये आईईडी ब्लास्ट का एक्सपर्ट है। तो अब इस तरह के हमले, जो आईएसआई का जो तरीका होता है इस तरह के हमले करने का, वो ये लोग अपना रहे हैं। और भी टेररिस्ट, क्योंकि वहां पर शांति प्रक्रिया तेजी से अब बढ़ रही है आगे, तो जो लड़ाके हैं वो इधर शिफ्ट किए जाएंगे, ये भी चर्चा चल रही है। इसीलिए मैंने कहा कि जो, लेकिन इस बीच बड़ी खबर मैं आपको स्वदेश सिंह जी और बाकी लोगों को बता दूं कि 40 हो गई है शहीद जवानों की तादाद। अफसोसनाक खबर, दिल दुखाने वाली खबर, 40 जवानों ने जामे शहादत हासिल किया है मिलिटेंसी के खिलाफ इस जंग में मुल्क की हिफाजत करते हुए। आपको बता दें, बड़ी तादाद है ये और तेजी से तादाद बढ़ रही है। क्या कहेंगे स्वदेश जी? पूरे बस में जितने थे सब खत्म हो गए। बहुत अफसोसनाक खबर, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। हमले में 40 जवानों की शहादत की तस्दीक। हमले में कई जवान अभी भी जख्मी हैं, जिनका इलाज श्रीनगर के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। धमाके के बाद फायरिंग भी की गई। ये खुदकुश हमला था, बाकी के हमलावर भी थे जिन्होंने फायरिंग की। वो कहां अचानक भागे? मैं कर्नल साहब आपसे जाना चाहूंगा कि ये तो मतलब इतना बड़ा काफिला, उसके बाद दहशतगर्दाना खुदकुश हमला, उसके बाद फायरिंग और भाग जाना, और इतनी तादाद बढ़ रही। सर, और भी बढ़ सकती है। जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इसके जो मिलिट्री एंगल है वो ये है कि जिस जगह पर उन्होंने फैसला किया था
गाड़ी आईडी से भरी हुई गाड़ी को बस के साथ टकराने का और इनिशिएट करने का आईडी को, वो जगह नियुक्त थी और वो उस जगह में आईडी ब्लास्ट करने में कामयाब हुए और वो जगह पहले से ही चुनी गई थी और वहां पर ऑलरेडी आतंकवादी बैठे हुए थे इस जद में कि जैसे ही ब्लास्ट हो जाएगा तो क्या होता। देखिए जैसे ब्लास्ट हो गया, वो गाड़ी में तो जितने लोग थे मुझे लगता है सब कैजुअलिटी हो गए जिस प्रकार से आप कैजुअलिटी फिगर दे रहे हैं, लेकिन जब दूसरी गाड़ियां आ जाती, क्योंकि गाड़ियां चल रही हैं, 2500 सीआरपीएफ जवान, एक यूनिटी मूव हो रहा था, जो उसके पीछे गाड़ियां आनी, उसमें अफरा तफरी जब मच जाती है, लोग बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि गाड़ी में बैठकर हथियार नहीं यूज होता है। तो जब वो बाहर निकले तो ये लोग ऑलरेडी जो एम्बुश में बैठे हुए थे, मैंने सुना है कि उस जगह पर जो ये लड्डू मोड़ कहते हैं इसको, वहां पर एक थोड़ा सा ऊंचा हुआ जमीन, पहाड़ी छोटी सी है और उस पहाड़ी में ये पहले ही बैठे हुए थे और जैसे अफरा तफरी मच गई उन्होंने फायरिंग भी की और ग्रेनेड भी फेंके, ग्रेनेड से ज्यादा कैजुअलिटी हुई है। तो इस वजह से मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा प्लान था और मैं ये मानता हूं कि जिनकी भी ड्यूटी उधर रोड ओपनिंग पार्टीज की थी, जिन्होंने ऑल क्लियर दिया और जिन्होंने इस रूट पर, और दिन के टाइम हुआ है, ये रात को नहीं हुआ है, तो वहां पर मुझे लगता है ये इंक्वायरी से ही पता चलेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि, चलो हम मानते हैं कि क्योंकि ट्रैफिक बंद नहीं किया जाता है नेशनल हाईवे के ऊपर, ट्रैफिक चलता रहता है, वो मैं मानता हूं कि गाड़ी ने ओवरटेक करके फिर आपने बस के साथ गाड़ी को टकराकर आईडी इनिशिएट किया, लेकिन वहां पर आरोपी होने के बावजूद कि वहां पर मिलिटेंट्स पहले बैठे हुए थे, मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ी सुरक्षा बड़ी चूक है सुरक्षा की। शकील अंसारी साहब, राजनीतिक बातें भी मैं इसमें इसलिए करूंगा क्योंकि तुरंत सियासत शुरू हो गई और जवाब मांगे जा रहे हैं, इल्जाम लगाए जा रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले आज के दिन हमको सियासत नहीं करना चाहिए। एक बात तो तुरंत नहीं, एक मिनट, सवाल तो करेंगे ना, सवाल करना सियासत नहीं होती है। तो उन्होंने कहा नहीं, सवाल करना मोदी सरकार के नहीं, सवाल करना सियासत नहीं होती है। पहले एक बात आप समझ लीजिए तब आप क्वेश्चन कीजिए। एक बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जितने लोग हमारे 40 जवान शहीद हुए हैं, हम उनको खिराज अकीदत पेश करते हैं, उनके फैमिली के प्रति हम हमदर्दी सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं। उसके बाद सवाल पैदा ये होता है कि इतनी बड़ी घटना, हमारी इतनी बड़ी सेटअप, जो हम दावा कर रहे हैं कि दुनिया के सबसे मजबूत शक्तिशाली देश और हमारी फौज है, तो उसमें आईबी की रिपोर्टिंग कहां चली गई? जब छोटी छोटी बात की तो रिपोर्टिंग आ जाती है कि फला को कौन मारने के लिए आ रहा है और उसको पहले ही ढेर कर दिया गया, और ये 40 जवान हमारे उस इलाके में शहादत नोश फरमा रहे हैं, जो इलाका दहशतगर्दगी से प्रभावित है, तो वहां तो हमारा काम ज्यादा होना चाहिए था। तो ये लैप्सेस किसकी और क्यों हुई है, ये जांच का एक विषय है सबसे बड़ा, ये बड़े पैमाने पर जांच होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये है कि जब सरकार से सवाल ना पूछे तो हम आपसे पत्रकार से सवाल पूछें। सवाल तो सरकार से पूछे जाएंगे ना। 40 जवानों की हत्या हुई है, हम एक के बदले 10 के नारा दे के सत्ता में आए थे, और इस पूरे 5 साल में एक का 10 तो हुआ नहीं, बल्कि 10 हो गए। हमारे शहादत की अगर देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट है ये कश्मीर में, ये दूसरी जगह और भी जगह हमारे शहादत की तो बहुत जरूरत है। इसलिए सरकार से सवाल पूछी जाएगी और जोरदार तरीके से पूछी जाएगी कि 56 इंच का सीना कहां गया, कहां है 10 साल लाने वाली बात। अब आप जवाब दीजिए। नहीं देखिए, बिल्कुल अगर जहां तक इस पे राजनीति सवाल की बात है तो बिल्कुल उसमें जो सुरक्षा चूक हुई है वो भी आने वाले 1-2 दिन में पता चलेगी। लेकिन जहां तक इस हमारे देश की फौज की बात है कि उसका उत्साह कम नहीं होना चाहिए, और उसके ऊपर सीधे सीधे बयान आ चुका है। कल गृह मंत्री वहां पे जा रहे हैं और जो उसके बाद उन्होंने हाई लेवल पे प्रधानमंत्री जी ने भी, अजीत डोवल जी ने भी और गृह मंत्री ने भी वहां पे बातचीत की है। सुरक्षा चूक कहां पे हुई, क्योंकि कार तो नहीं आई होगी सीमा पार से, कार यहीं मुहैया कराई गई होगी। इतना बड़ा फिदाइन हमला है जिसमें 40 जवान अब तक शहीद हो चुके हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा आईडी इस्तेमाल हुआ होगा, उसके बावजूद गोलियां चली हैं। तो यानी कि वो लोग कौन थे, किस तरह से उनको मदद की गई, उस सारी चीजें अभी अगले 1-2 दिन में निकल के आएंगी। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं इस देश की सेना के जवान को, देश के एक एक आम आदमी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो हमारा महकमा है, जो हमारा नेतृत्व है, वो शांत नहीं बैठेगा, और अगर उधर से गोली चली है तो इधर से गोला चलेगा।
इसमें कभी भी किसी को शकु सुबह होना नहीं चाहिए। पहले भी अगर हमारे जवान जुमले मत कीजिए, ठीक है, ये जुमलेबाजी मत कीजिए ना, और गिनती ये जुमलेबाजी मत कीजिए। एक के बदले 10 रेशियो दीजिए, एक के बदले 10 का रेशियो आप दीजिए पूरे 5 साल में। खाली जुमलों की सरकार है और जुमलेबाजी। आज भी नौजवान हमारे शहीद हो रहे हैं, जवान शहीद हो रहे हैं, और आप जुमले आज भी कर रहे हैं। उड़ी का अटैक हुआ, प्रधानमंत्री जी ने वही बात कही जो अभी उन्होंने 40 मिनट पहले कही है, तो हमने उसका परिणाम देखा था। कुछ नहीं परिणाम आया, परिणाम आता तो पाकिस्तानी हिम्मत नहीं करता। देखिए सियासत आप सरकार भी चलाइएगा उन्हीं लोगों के साथ, और सरकार से विद्रोह हो जाइएगा उनके साथ, सियासत कीजिएगा आप, और आप चाहिएगा इलेक्शन के टाइम आया कोई कॉन्टैक्ट कांग्रेस पार्टी से है ना आप तो बीजेपी से आपका चेहरा दिखाई पड़ रहा है ना, बीजेपी आपका चेहरा दिखाई पड़ रहा है, काला हो चुका है। जनता पूछ रही है कि ये सियासत करने वाले लोग, 1 से 10 कहने वाले लोग लाशों पे राजनीति मत कीजिए और देश को धोखा दे रहे हैं, और ज्यादा धोखा नहीं दे सकते। इसलिए ये बात सही इस्तेमाल कीजिए। राहुल गांधी, अगर आप लोगों का हो गया निकल के आए थे, हो गया, ये धोखेबाज पार्टी को, ये जुमलेबाज पार्टी जो, ठीक है, अगर आपका हो गया हो, शकील साहब, स्वदेश जी, शकील साहब, ठीक है, अरे ठीक है सर, आऊंगा, स्वदेश जी आऊंगा, ठीक है, अरे ठीक है, स्वदेश जी, ठीक है, इनके दोनों के साउंड गिराइए, साउंड गिरा दीजिए, दोनों के साउंड गिराइए, कोई सलाहियत, ठीक है, जनता को दोनों के साउंड, आप दोनों के साउंड सर सुनिए, स्वदेश जी सुनिए ना, स्वदेश जी हो गया, नहीं मैं आऊंगा ना आपके पास, नहीं तो हो गई ना, और लोगों को भी तो मौका दीजिए, और लोगों को, आपकी आवाज नहीं जा रही है, स्वदेश जी नहीं जा रही है, शकील साहब नहीं जा रही है आपकी आवाज, शकील साहब रुक जाइए, ठीक है, जो टेररिस्ट देश ठीक है, तुम्हारा लिंक है टेररिस्टों से, ठीक है, अरे दोनों की आवाज नहीं जा रही भाई, दोनों की आवाज नहीं जा रही है, दोनों की आवाज नहीं जा रही है। अंबिकानंद साय जी, आप बोलिएगा, मैं दोनों की आवाज नहीं जा रही है, इसमें कोई नहीं सर, तो सुन लीजिए ना, आप सुनिए ना, नहीं तो आप सुनिए ना, मैंने मौका तो दिया ना, गुजारिश करूंगा और बहुत एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा कि कम से कम चीखिए चिल्लाइए मत, इस संजीदा बहस को संजीदा तरीके से कीजिए, एक बात। और दूसरी बात यह कि एडवाइजरी जारी हो चुकी, मैं आप तमाम मौजूद लोगों को बता दूं, किसी भी तरह की इश्तियाल अंगेज बात यहां से नहीं होनी चाहिए, और सोशल मीडिया पर भी और कहीं पर भी ऐसी कोई बात सामने निकल कर नहीं आनी चाहिए जिससे कि कोई भड़कने वाली बात हो, जिससे कि गलत असर हो। हमें मुल्क की ताकत को इस वक्त बनाए रखना है। हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल ने इस वक्त मिलिट्री हॉस्पिटल का जायजा लिया है, क्या कुछ वहां हुआ आइए आपको बताते हैं, सैयद तजम्मुल आपको दिखा रहे हैं। लतपुरा पुलवामा में अटैक के बाद हम इस वक्त खड़े हैं बादामी बाग फौजी अस्पताल के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो अंदर पेशेंट्स हैं ऑलरेडी, उसके अलावा आज जो जख्मी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जो मजीद नफरी है जिनकी तादाद 44 से ज़्यादा बताई जाती है, उनको अंदर ले जाने के लिए जो इंतजाम किए गए हैं, और इसी गेट से ये जो गाड़ियां हैं ये अंदर चली गई, जहां पर काफ़ी तादाद में सीआरपीएफ के जो जवान थे जख्मी हालत में श्रीनगर के फौजी अस्पताल दाखिल किए गए हैं। कुल मिलाकर देखें तो इस अस्पताल के बारे में थोड़ा सा बताऊं, ये स्पेशली इस चीज़ के लिए बनाया गया कि जब भी इस तरह का कोई फिदाइन अटैक हो, इनकाउंटर हो, उसके बाद फौरी तौर पर सेना के जवान, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी के जवान अगर किसी अटैक में जख्मी होते हैं तो इन्हें यहाँ दाखिल किया जाता है, जहाँ पर बेहतर सहूलियात फराहम की जाती है। अटैक के बाद इस अस्पताल में अभी जो हमें मेडिकल बुलेटिन अंदर से मिला है उसमें बताया जाता है कि जो शदीद जख्मी थे उन्हें कोशिश की जा रही है, क्योंकि बरसती बारिश में अभी पॉसिबल नहीं, उन्हें एयरलिफ्ट किया जा सकता है। इसके अलावा जो अंदर सेना के जवान जख्मी है उनका इलाज चल रहा है, और अभी जो ताज़ा अपडेट है उसमें 44 से ज़ायद जवान जो हैं अभी इनका इलाज और मुआवजा अंदर जारी है। इधर केंद्रीय सरकार के हवाले से ये खबर है कि मरकज ने होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है वो कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इंटरनेट सर्विस को श्रीनगर और बाकी इलाकों में उसकी स्पीड को डाउन कर दिया गया है। रेड अलर्ट का मतलब ये होगा कि कल का दिन सुरक्षा बलों के लिए बड़ा चुनौती होगा कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को
डील किया जा सके। इसके अलावा जैश के हवाले से यह खबर कि जो आदिल अहमद लोकल जैश का एक मिलिटेंट था जिसने अटैक किया था, वो भी इस कार जो धमाके के लिए इस्तेमाल की गई थी उसमें वो हिलाक हो चुका है, जिसके बाद पुलवामा और आसपास में सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। एक बार फिर आपको दिखाऊं कि 92 बेस कैंप का जो आर्मी अस्पताल है इस वक्त इलाज मुआलजा जो अंदर है, अंदर जाने की हालांकि इजाजत नहीं है और बड़ी मुश्किल से यहां पहुंचकर जो नेशनल हाईवे है उस ट्रैफिक को रेगुलेट करने के बाद यही पता चला कि अंदर जो है इलाज चल रहा है। अब ये देखना होगा कि जो ज्यादा जख्मी हैं उन्हें एयरलिफ्ट करके नई दिल्ली या स्टेट्स में मुंतकिल किया जा सकता है। फारूक वानी और शौकत बेग के साथ तजम्मुल इस्लाम, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। तो इस वक्त और तादाद बढ़ सकती है। अफसोसनाक खबर, 44 के आसपास ये तादाद पहुंच रही है। बेहद दुखदाई खबर। जी सलाम पर हम लगातार ब्रेकिंग दे रहे हैं। इस वक्त सैयद तजम्मुल हमारे साथ थे और हमारे साथ लगातार वो बने हुए हैं। मैं रॉबिन सचदेव जी के पास आना चाहूंगा, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। सर, हम ये दावा करते हैं कि हम जो है दरअंदाजी नहीं होने दे रहे हैं आदमियों की, हथियारों को सीमा पार से नहीं आने दे रहे हैं, इसमें हमने कामयाबी बड़े पैमाने पर हासिल कर ली। लेकिन ये आईईडी जो कि बेहद खतरनाक एक्सप्लोसिव है, इतने बड़े पैमाने पर कैसे आ सकता है और इसका जखीरा, इसको इकट्ठा कैसे किया जा रहा होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। यह आ कहां से सकता है, यह बड़ा सवाल है सर। देखिए, लॉजिकल है एक तरह से। आईईडी है, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस। आप हम इसे सिंपल भाषा में जैसे कहें, मानो कि जुगाड़ू बॉम्ब है एक तरह का, राइट। आपने टीएनटी डाला किसी ने सूटकेस में या कार के अंदर, ड्रम के अंदर, और उसको एक्सप्लोड करने का तरीका सोच लिया है, तो टाइमर के साथ या रिमोट कंट्रोल से, या जैसे आज हुआ है अपनी कार के अंदर पैक है, आपने जब मारा धक्का तो इंपैक्ट से वो एक्सप्लोड हो गया। इसमें वरी मेका से 2-3 है। एक, यस, एक्सप्लोसिव आ कहां से रहे, बॉर्डर्स के अक्रॉस ही आ रहे होंगे, क्योंकि भारत के अंदर जो इस तरह के एक्सप्लोसिव्स हैं, या तो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बनाती हैं, वहां से तो निकले नहीं है ये, राइट। तो ये बॉर्डर के अक्रॉस ही आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक लर्निंग लेसन हमारे लिए होगा, एक एडिशनल वरी अब हो गई है कि इन एक्सप्लोसिव्स की स्मगलिंग कहिए, जो भी कहिए, जिस तरह से बॉर्डर से आ रहे हैं, हमें उसको रोकना है। 1 सेकेंड, इसमें एक और वरी की बात है इंटरनेशनल एंगल से अगर आप देखें, अफगानिस्तान में जो मेजर यूसेज हुआ है, पहले जो रूस को भी पीछे तालिबान ने भगाया अफगानिस्तान से बाहर, और फिर तालिबान रहा है, जो भी अफगानिस्तान का, अमेरिकी फोर्सेस को भी भगा रहे हैं, नाटो को, जो भी आप कहिए, ये आईईडी एक्सप्लोसिव का काफी इस्तेमाल हुआ है और बड़ा इफेक्टिव इस्तेमाल रहता है ये, राइट। आपने रोड साइड्स में लगा रखे हैं, इसका मिक्स ये भी होता है, जैसे लैंड माइन्स है, जैसे माइन एक तरह का, तो मिक्स है ये चीजें। तो वरी अब ये है, अफगानिस्तान से जो लोग थोड़े रिलीज हो रहे हैं, इनके टेररिस्ट मान लीजिए, या पाकिस्तान को वहां सिचुएशन अच्छी दिख रही है, तो कोट अनकोट जो कह रहे हैं एक्सपर्ट्स हैं आईईडी, जैसे आप अभी कह रहे थे, एक जो भारत में शायद कहा जा रहा आ गए हैं, तो ये बहुत बड़ी वरी का फैक्टर है मेरे ख्याल से। इसकी अब्दुल राशिद गाजी, हाँ जी, तो अब की इसकी जो पूरी इंटेलिजेंस की जांच होगी, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा उनका फोकस इस एलिमेंट में रहेगा कि ये एक्सप्लोसिव डिवाइसेस आ कैसे रही हैं, चाहे और इनको कैसे रोका जाए। काफी और बड़े बड़े मुद्दे हैं, बट टैक्टिकल लेवल पे फिजिकल हार्म इमीडिएट जो रोकना है हमें आगे, उसमें मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इस चीज पे नजरिया रखना होगा कि इसकी ये अपने आप में अभी पहले के मुकाबले ये नया तरीका है। ये से नया तरीका है दहशतगर्दों का, खासतौर से कश्मीर में। एब्सोल्युटली यस, और इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगेन अफगानिस्तान से जो इनके जो पाकिस्तान का प्रेशर कम हो रहा है, और वहां के जो टेररिस्ट हैं या वहां की जो नॉलेज मान लीजिए, इनकी जो गलत नॉलेज है, उसको लेकर के पाकिस्तान हल्के से अक्रॉस द बॉर्डर भारत की तरफ पुश करने का प्रयास कर रहा है, और इसे हमें रोकना होगा। एक छोटा सा मेरे विचार से एक फैक्टर रहेगा, काफी और बड़े फैक्टर है, हार्ट्स एंड माइंड जो हमारे अपने लोगों के, उनको कैसे बदलना है, वो बेसिकली प्रोपेगेंडा है, और वही हमारी लॉन्ग टर्म मेरे ख्याल से बैटल है हमारी। इस जैसे भी जनरल टिकू साहब भी कह रहे थे कि ये जो पाइपलाइन बनती रहती है, ये तो जो मिलिटेंट आपको आज देखिए जिन्होंने जाके करा, वो तो एक निकल के आए हैं ना, पर पीछे जो पाइपलाइन है, जिनके दिमागों में ये ख्यालात आते हैं और धीरे धीरे वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको फिर पाकिस्तान प्रोपेगेंडा से उनको और कन्वर्ट करता है, और एक सिचुएशन आती है जब वो जाकर के टेररिस्ट बन जाते हैं पूरे। तो उसको रोकने के लिए तो लॉन्ग बैटल है हमारे देश की, बट ये जो इमीडिएट चीजें हैं कुछ
तो अभी तक जो काम अंबिकानंद साय जी हुए हैं, कहीं ना कहीं उसमें तो खामी रही है। हम नहीं ये परसेप्शन बना पाए या ये नहीं तय करवा पाए अपने यहाँ के लोगों को भी, और खास तौर से जो प्रोपेगेंडा सीमा पार से चल रहा था, बॉर्डर पार से चल रहा था, उसको रोकने में या तो फिर हमारी एक बड़ी नाकामी है, हम उसको ठीक से नहीं रोक पाए अभी भी। अंबिकानंद साय, देखिए, ईमानदारी की बात मैं करूं कि नाकामी बहुत पावरफुल शब्द है। मैं चूक कहूंगा, चूक तो हुई है, इंटेलिजेंस फेलियर भी हुई है, क्योंकि अब तक वो सड़क बंद थी और जो दहशतगर्द या पाकिस्तान समर्थित दहशतगर्द ताक मिला के बैठे हुए थे, उसकी सूचना सिक्योरिटी फोर्सेस को, सीआरपीएफ को नहीं थी, तब ये दुर्घटना हुई। ये सब बातें सच है जी। पीडीपी से इनका समझौता हुआ, वो भी एक हकीकत है, और वो भी शायद सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल जाने में कुछ मददगार साबित हुआ, ये भी दिखाई पड़ता है। लेकिन मैं इन सब बातों से हटके एक बात सबसे गुजारिश करूंगा कि ये आपस में लड़ने का वक्त है ही नहीं। ये देखिए, नेशनल कैलेमिटी है और यहाँ पे दहशतगर्द इस फिराक में रहता है, ऐसे वक्त को चुनता है, वो बिल्कुल इसको माकूल पाता है कि जानता है चुनाव होने वाले हैं, सब आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे दोषारोपण होगा, अभी मैं ब्लास्ट करता हूं तो इम्पैक्ट ज्यादा होगा, तो वो भी इस फिराक पे रहता है। मैं दूसरी बात यह करना चाहता हूं कि देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इनको ताकत पाकिस्तान से मिलता है। अब सवाल है पाकिस्तान को ठंडा कैसे किया जाए। देखिए, वो भी एक न्यूक्लियर पावर है, और अब मॉडर्न एरा में मैं बार बार कहता हूं इस बात को कि डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव इज द बेस्ट ऑफेंसिव। हम लोगों को ये कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से ऊपर उठ के देश को एक होकर पाकिस्तान को कैसे रोग नेशन डिक्लेयर करना है, इस पे जोर देना है। कैसे इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नेशंस के बीच में पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, सबूत हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों हैं कि हमने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है, खासतौर से आतंकवाद नहीं किया है, नहीं किया है। ये तो दावा किया जाता रहा ना, वो किया जाता रहा तो वो गलत दावा है, दिख नहीं रहा है। नहीं, वो तो फिर जिसको कॉमन लैंग्वेज में बड़बोली कहते हैं, ये टोल टॉक्स करना, वो है, वो नहीं हो पाया है। और न तो पाकिस्तान का इकोनॉमिक आइसोलेशन हुआ, न ही डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हम अभी तक कर पाए हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जब चीन, उनका जैसा रविंदर बता रहे थे, वो सही कह रहे हैं कि उनको फंडिंग अब सऊदी अरेबिया से हो रही है, उनको चीन से हो रही है, जब वेस्टर्न टैप बंद हुआ है, तो इन बातों पे होलिस्टिकली देखने की जरूरत है। और मैं फिर कहूंगा कि हम आपस में लड़ते रहेंगे तो दहशतगर्द तो कामयाब होते चले जाएंगे। ये वक्त नहीं है उन सब बातों का। और कहां चूक हुई, इसको भारत सरकार को, देखिए अभी वहां राष्ट्रपति शासन है, भारत सरकार के पास बहुत से एडवांटेजेस भी हैं जी। वो जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ये वक्त गंभीरता से सोचने का है, और खोजबीन करना एक बहुत साइलेंट एक्सरसाइज होती है जी। इसमें कोई लंग पावर इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं होती है। शांति से अपना काम करें, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा जी। रॉबिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाह रहा हूँ। जो साहे साहब कह रहे हैं कि ये जो वक्त है नाजुक वक्त है, और जो टेररिज्म इस तरह का होता है वो वक्त देख के कर रहे हैं। एक तो इससे में हाई प्रोफाइल हो जाएगा, मतलब सबकी नजरें ज्यादा हैं, पर दूसरा इसमें जो इवन डीपर डेंजर होता है, मैं आपको पहलू दूंगा, वो डेंजर ये होता है कि हम देश आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। अमेरिका में जो कहा जाता है कि रशिया ने अमेरिकन इलेक्शंस में इंटरफेयर करा, राइट, ठीक है, उन्होंने ट्रंप को जितवा दिया, पर उससे बड़ा डैमेज पता है अमेरिका को क्या हुआ है आज की तारीख में? अमेरिका की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस आपस में लड़ रही हैं। अमेरिकन इंटेलिजेंस, एफबीआई, सीआईए वगैरह को अमेरिकन प्रेसिडेंट उसके अगेंस्ट जा रहा है, राइट? तो ये जो डेंजर है, दैट्स अ डीपर डेंजर
तो रशिया ने जो अचीव करा अगर कहें तो यही नहीं कि हिलरी को हरवाए और इंटरफेयर करके ट्रंप को फायदा हुआ, बट अमेरिका की इंस्टीट्यूशंस वीकन हो गई हैं। सिमिलरली हमारा जो डेंजर है और जिस पे हमें सतर्क रहना चाहिए वो ये है कि डेफिनेटली इस समय इस मुद्दे को लेकर के सब बात करेंगे, पॉलिटिक्स होगी, ब्लेम्स होंगे, व्हाटएवर, वो तो अलग रहेंगी चीजें, बट जो डीपर है और टेररिस्ट इनका मैसेज भी जाएगा दुनिया में कि भाई ओके भारत के अंदर के लोग ही कर रहे हैं जो इमरान खान कल कहेंगे, राइट, वो सारी चीजें होंगी। पर उससे बड़ा डेंजर जो हमें सतर्क रहना चाहिए वो ये है कि हमारी अपनी इंस्टीट्यूशंस को ही हम वीकन ना कर दें इन चीजों के चलते। और वो दूसरा डीपर ऑब्जेक्टिव, बड़ी बात आपने कही और बहुत अहम बात है। स्वदेश कहीं ना कहीं जो लड़ाई हो रही है अब वो जमीनी लड़ाई रही नहीं है, दरअसल ये डिप्लोमेटिक सतह पर लड़ाई लड़ी जानी है और ऐसा लगता है कि वहां पर कुछ कमी है। और जो बात यहां से निकल कर आ रही है, मैं इसलिए सवाल को आपकी तरफ कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली सरकार है, बड़े दावे बड़े वादे किए जाते रहे हैं और कहा जाता है कि हमने डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बड़ी लड़ाई लड़ी है, लेकिन ऐसा हुआ दिखता नहीं है सर। नहीं है। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी के लेवल पे आप देखें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो है पिछले कई सालों से उसमें कश्मीर के ऊपर जरूर जिक्र आता था, लेकिन जो उनकी पिछली कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कोई भी एक भी लाइन, एक भी शब्द कश्मीर की बात को लेके, कश्मीर में चाहे वो बात करते थे, कभी मानवाधिकार हनन की बात करते थे, कभी कश्मीर में राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते थे, ऐसी एक भी लाइन उनके किसी भी रेजोल्यूशन में जोड़ी नहीं गई। अगर आप यूएन की फोरम पे बात करेंगे तो वहां पे भी भारत क्या कहते हैं पाकिस्तान से बहुत आगे है और उसने अपनी बात पूरी मजबूती से रखी है। वहां इवन बलूचिस्तान तक की बात रख दी गई, लेकिन कश्मीर की बात जिस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटीज में होती थी वो नहीं आई। आपको प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, अगर अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है वो बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन दुनिया की राजनीति में रखता है, तो उसने साफ तौर पर माना कि पाकिस्तान जो है उसको जो डेवलपमेंट के लिए अमेरिका पैसा देता है उसका इस्तेमाल वो दहशतगर्दी के लिए करता है और उसके फंड के ऊपर वो विचार करेंगे और उन्होंने कहा कि वो रोकेंगे भी। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे जो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड है जो जिसको कि पाकिस्तान को पिछले 70 साल से एक बड़ा समर्थन मिल रहा था सीएनटो के मेंबर होने के नाते, तो आप देखेंगे कि उसमें कहीं अलग थलग पड़ा है। लेकिन हाँ जरूर चाइना जिससे कि हमारे एक एडवर्स रिलेशनशिप रहती है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है और इस तरह से चाइना से पाकिस्तान ने एक नया दरवाजा खोला है। और दरवाजा इसीलिए खोला है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज और जो यूनाइटेड स्टेट्स की अगुवाई में जो पूरे वेस्टर्न कंट्रीज से जो सपोर्ट पाकिस्तान को पिछले कई दशकों से मिल रहा था वो दरवाजा बंद हुआ, तो उन्होंने दूसरे दरवाजा खोलने की जरूर कोशिश की है। और जहां तक आपने सऊदी अरब की बात की तो मैं सऊदी अरब इस तरह से पाकिस्तान को या कश्मीर के मुद्दे पे चाहे प्रधानमंत्री मोदी चाहे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गए हो या फिर मिडिल ईस्ट की किसी भी कंट्री में गए हो और वहां पे जिस तरह से उन्हें आतंकवाद के खिलाफ पूरा समर्थन, पुरजोर समर्थन इस्लामिक कंट्री से मिला, ऐसा पहले कभी मिला नहीं था। वो लोग भी कश्मीर पे पाकिस्तान का राग ही अलापते थे। तो अगर डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात करें, डिप्लोमेटिक बात करें तो उसमें भारत ने बहुत बड़ी स्तर पे बिल्कुल उसमें सफलता पाई थी। लेकिन आज आपने कि आज के इससे भी जोड़ के देखें तो जो आतंकवादी निकल के आया है वो बॉर्डर से कहीं क्रॉस करके या इन्फिल्ट्रेशन करके नहीं आ पाया, वो यहीं के लड़का कहीं न कहीं से उसको बरगलाया गया, चाहे धर्म के नाम पे या किसी और इशू के नाम पे, और अल्टीमेटली एक लड़के ने ये अंजाम दिया है। पहले भारी तादाद में कैसे निपटना है और उसको हमेशा के लिए कैसे डी रेडिकलाइजेशन कैसे करना है। लेकिन मेरा आपसे भी ये सवाल है, फिर मैं शकील साहब के पास जाऊंगा कि वो तो सियासी बात करेंगे। आप मुझे बता दीजिए कि आप कितना इत्तेफाक रखते हैं स्वदेश की बात से कि वाकई डिप्लोमेटिक लेवल पे बहुत सारे काम हुए पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए। देखिए इसमें दो राय है नहीं कि डिप्लोमेटिक लेवल पर काफी सारा कुछ हुआ है, लेकिन हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जब तक हमारे कुछ एडवर्सरीज हैं इंटरनेशनल लेवल पर, वो चाइना हो या कोई और देश हो, आपको हमेशा पाकिस्तान के साथ कोई ना कोई खड़ा दिखाई देगा। पहली बात तो ये है, अगर जितना हम आइसोलेट करना चाहेंगे पाकिस्तान को तो चाइना उतना ही मदद करेगा। माजरत चाहता हूं आपसे, माफी चाहता हूं, जितेंद्र सिंह कुछ बात रख रहे हैं, उनको एक बार सुन लेते हैं। साथ कितने सीआरपीएफ के जवान हैं, किसके साथ 48 हैं उसको प्रोटेक्शन दे रहे कार्ड, कितने साल 50 हैं, क्यों नहीं उनको हटा दिया जाए अगर वो सीआरपीएफ के ये जवान के शहादत पर निंदा करने में कतराता है। ये आवाज उठने लगी है, अब यही 56 इंच का जादू है। निश्चय ही हटा देना। मैं इस बात दरअसल जितेंद्र सिंह साहब हमारे मुआविन चैनल से बात कर रहे हैं इस वक्त और वो हम आपको दिखा रहे हैं मीडिया में ओवर ग्राउंड वर्कर्स, और हमारा ज्यादातर जो रिवायती तौर पर ये ओवर ग्राउंड वर्कर्स की संख्या उठी थी कि भाई जो लोग
इन मुखबिर हैं, जो इन्फॉर्मर हैं या जो उनको देते हैं, मैं तो कहूँगा ये भी सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़े हैं, चाहे वो मीडिया से जुड़े हैं, चाहे वो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं। बिल्कुल कार्रवाई होगी, लेकिन 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 आपको भी कार्रवाई में जुड़ना होगा। आप तो पीएमओ में वजीर हैं जितेंद्र सिंह, साफ कहना है कि कार्रवाई होगी और सभी लोगों को कहीं ना कहीं उसमें अपना ताउन करना होगा। जी कर्नल तेज टिक्कू साहब, आप अपनी बात रख रहे थे। जी मैं ये कह रहा था, पाकिस्तान, अगर हम सोचते हैं कि पाकिस्तान इतना आइसोलेट हो जाएगा डिप्लोमेटिकली कि वो इन आतंकवादियों का इस्तेमाल करना छोड़ेगा, मुझे लगता है वो सोच ठीक नहीं है। आफ्टर ऑल पाकिस्तान के लिए बहुत ही लो कॉस्ट वॉर है ये। अब देख लीजिए इसमें आईडी का इतना बड़ा इस्तेमाल क्यों हुआ और इसी टाइम क्यों हुआ, क्योंकि पिछले 2 साल में मेरे ख्याल से 400 से ऊपर ऑपरेशन ऑल आउट 1 और ऑपरेशन ऑल आउट 2 में मिलिटेंट्स मारे गए हैं। तो पाकिस्तान जो इस मुहिम को पूरा चला रहा है ऐसा, तो उन्होंने भी एक नया तरीका सोचा कि भाई हमारे पास हमारे कार्डर्स खत्म होते जा रहे हैं, हम एक्सपोज नहीं कर सकते ज्यादा कार्डर्स को, क्योंकि ये मुहिम तो चलनी होगी जहां तक उनका ताल्लुक है। तो क्या हम कम से कम लोग इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा हानि पहुंचा सकते हैं? तो पाकिस्तान, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली, मिलिटरली, इकोनॉमिकली कभी भी इतना आइसोलेट नहीं होगा कि वो ये आतंकवाद को बंद करेगा। क्योंकि पूरे विश्व के अंदर आप देखिए अमेरिका ने बोला है कि हम 6,000 किलोमीटर अफगानिस्तान से दूर है तो हम क्यों अपनी फौज को नहीं हटाएंगे। वो अपनी फौज को हटाएंगे क्योंकि वो सोचते हैं कि अफगानिस्तान में हमारा रहने का कोई मतलब नहीं है। अगर वो अपनी फौज को हटाएंगे तो पाकिस्तान और तालिबान तो ऑलरेडी कह रहे हैं हमारी विक्ट्री है वहां पर। एक कहावत है तालिबान की कि अमेरिका के पास घड़ी है लेकिन समय हमारे पास है, और ये वो यूज करेंगे। तो मैं मानता हूं कि डिप्लोमेटिकली आप कुछ भी कीजिए, लेकिन आप कश्मीर में आतंकवाद को और आतंकवाद की ये घटनाओं को बंद नहीं कर पाएंगे। और जब तक वो, ये तभी पॉसिबल है जब तक कश्मीरी अवाम खुद इनके बरखिलाफ काम नहीं करेगा। ये बहुत अहम बात, ये पंजाब में देखिए पंजाब में आतंकवाद खत्म कैसे हुआ? आतंकवाद तब खत्म होता है जब लोकल पॉपुलेशन उनके साथ नहीं है। मिलिटेंट कैसे जिंदा रहता है? मिलिटेंट पानी में जो मछली होती है ना, वैसे मिलिटेंट होता है। उसको पूरा सपोर्ट सिस्टम है, उसको दवाई चाहिए, उसको खाना चाहिए, उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको ज्योग्राफी के बारे में सब पता होना चाहिए, उसको मूवमेंट सिक्योरिटी फोर्स की सब पता, उनको छुपने की जगह मिले। ये कौन प्रोवाइड करता है? लोकल प्रोवाइड करते हैं, या डर से या उसके साथ सहमति से। तो जब तक ये खत्म नहीं होगा आप मिलिटेंसी को नहीं हटा सकते। अब मैं एक और बात बताना चाहता हूं, मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं। ये जो आज का हादसा है ये बहुत ही खराब है, बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अगर आईडी वॉरफेयर कश्मीर में शुरू हुआ तो वहां पर बहुत नुकसान होने वाला है। शकील साहब, आपका फाइनल कमेंट चाहूंगा। आप सियासी बात करेंगे मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपकी तरफ से कोई अहम बात आए। नहीं, देखिए सियासत की बात नहीं है। आज देश के ऊपर बहुत खतरा है, बहुत दुखी देश की पूरी जनता है। तो जाहिर है कि कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन की जनता को इंतजार होती है। अगर हमारे इतने बड़े पैमाने पर नहीं, जितेंद्र सिंह तो क्या क्या कह रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रही थी बात। एक लाइन उनका एक होगी, ठीक है होगी, और वो कब होगी ये सब ठीक है। वो कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ पूरी तरह से खड़ी है कि आप कुछ कीजिए, और इस तरह जवानों की जो शहादत हो रही है उससे हमारे जवानों की रक्षा कीजिए। देश के अंदर एक ऐसा वातावरण बनाइए, जैसा हमारे कर्नल साहब अभी कह रहे थे कि वो जो सिचुएशन है कि हम चीन से समझ लें कि वो मेरे लिए दोस्ती करेगा और पाकिस्तान से समझ लें कि वो दोस्ती करेगा, नहीं। और फिर हमारे कश्मीर के लोगों के बीच में जो उन्होंने परेशानी जो फैला दी है, जो नफरत फैला दी, उसको कैसे शॉर्ट आउट करना है। तो ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से कश्मीर की जनता को हम अपने साथ पूरी तरह से जोड़े हुए हैं, और जोड़ने का प्रयास भी होना चाहिए। उसमें अगर कोई कमियां हैं तो उसको देखना चाहिए। बाकी ये हम कह दें कि पाकिस्तान को हमने एकदम ठंडा कर दिया और फला कर दिया, तो ये सब बेकार बात है। हम पाकिस्तान को ठंडा नहीं कर पाए हैं और करना पड़ेगा।
चीन को हमारा पड़ोसी है, हम बराबरी से हमको कायम रहना पड़ेगा और उनके मेरे यहां जो गलत काम कर रहे हैं उनको रोकने के लिए उनकी तरफ भी देखना होगा। जब ये सब बातें होंगी, कोई एक सरकार की बात नहीं है ये मैं कह रहा हूं, कोई भी सरकार हो, इन सरकारों को इन सब चीजों पर कम करना होगा, क्योंकि इन होल परेशानी में अभी हम कश्मीर के इशू को लेके हम हैं। तो सवाल पैदा ये होता है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि अगर यूएसए अपनी फौज विड्रॉ कर लेगा वहां से, नेचुरल है कि अगर वो मानसिकता वाले लोग अगर वहां से इधर कश्मीर में घुसने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए नुकसानदेह है। तो हमारे बॉर्डर को सील तो करना पड़ेगा, पूरी तरह से सिक्योर करना पड़ेगा कि हमारे बॉर्डर में नहीं। और दूसरे ये पॉलिटिकल इश्यूज है कि हमारे अपने लोगों को हम पर भरोसा, और उनसे ही जिस तरह से पंजाब में पंजाब सिख ही खड़ा हो गया था उन टेररिस्ट के खिलाफ, उसी तरह से कश्मीरी अवाम को खड़ा होना पड़ेगा उन टेररिस्ट के खिलाफ जो उनके मुफाद में भी नहीं है, देश के मुफाद में भी नहीं है। बहुत अहम इसमें बात हुई है। लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। शहीदों की, शहीद जवानों की तादाद 44 पहुंच रही है और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आप रहिए जी सलाम के साथ।